कि आपके ऊपर भले ही दुख का पहाड़ टूट जाए, जी जी आप अंदर से थको मत। बिल्कुल। अपने अंदर के आशाओं की किरण जो है उसे बुझने मत दो, फिर देखिए रास्ते मिल ही जाएंगे। 3 काम ऐसे हैं जो इंसान को भूल से भी नहीं छोड़ने चाहिए। कहते हैं आस कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए और धैर्य कभी खोना नहीं चाहिए। रो लेता हूँ गम को आंसुओं में पिरो लेता हूँ। क्या बात। रो लेता हूँ गम को आंसुओं में पिरो लेता हूँ। वाह। घड़ी एक बीते 100 जमाने की तरह, दूर हूँ अपनों से बेगाने की तरह। माँ की ममता पिता के स्नेह से बहुत दूर हूँ मैं। करीब जाने को जी चाहता है मगर मजबूर हूँ मैं। मजबूर हूँ मैं। काश अगर ये जेल की चाहर दीवारी न होती, मेरे दुश्मन ये दुनियादारी न होती। बिता लेता स्नेह की छाँव में एक पल या कदम मिलती। सर जेल से आपने कितनी किताबें लिखी हैं? जेल से मैंने 4 किताबें। कौन कौन किताब थी वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी टीम आप पहुंची है बिहार के सुपौल जिले के नगर परिषद त्रिवेणीगंज में। दोस्तों, फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं, इन पे हम 2 पंक्ति कहना चाहेंगे। कहते हैं निराशाओं में भी आशा की किरण जगाना है, थककर मत तू बैठ मुसाफिर मंजिल तुझको पाना है। ये जो फ्रेम है जिसको देख पा रहे हैं, इनकी जीवन जो है पहले किसी कारणवश जेल में व्यतीत हुई, उनके बाद ये पॉलिटिक्स में आए और फिलहाल ये वर्तमान में बिहारी युवा मंच के अध्यक्ष है, चेयरमैन है। जानने का प्रयास करेंगे इनकी जीवन की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे हैं आप? बहुत बेहतर हैं, स्वस्थ हैं पूरी तरह। 50 वर्ष के ईयर में आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी मुझे नहीं सर है। इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपको मैंने 2 पंक्ति कहा कि निराशाओं में भी आशा की किरण जगाना है, थककर मत तू बैठ मुसाफिर मंजिल तुझको पाना है। आखिर आप थके क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो कृति लिखी थी जेल में रहते हुए, बहुत अच्छी कृति थी। हम चाहते हैं दर्शकों को 2 लाइन पहले सुनाइए, फिर आगे बात करते हैं। मेरी एक किताब आई जिसका नाम बिखरे पन्ने था। जी बिखरे पन्ने। जी मैं आपको बता दूं, बिखरे पन्ने में मेरे जिंदगी के हर बिखरा हुआ पल जो है उसे हमने संग्रहित करने का काम किया है। जी जी और उसका उद्देश्य यही था कि आपके ऊपर भले ही दुख का पहाड़ टूट जाए, जी जी आप अंदर से थको मत। बिल्कुल। अपने अंदर के आशाओं की किरण जो है उसे बुझने मत दो, फिर देखिए रास्ते मिल ही जाएंगे। आप मन से थक जाते हो तो तन तो आपका थक ही जाएगा। मैंने अपने आप को कभी थकने नहीं दिया। सर मन में क्या उसका उभार आया कि उतनी बड़ी दर्दनाक कविता अपनी किताबों में पिरोया? जी हालात कभी ऐसे आते थे, लोग कहते हैं ना कि दुख को लोग आंसुओं में भी बहा देते हैं। क्या बात है। लेकिन मैंने दुख को आंसुओं में नहीं बहाया, लेखनी से कलमबद्ध किया। जी जी जो अंतरात्मा की आवाजें आती थी उसे मैं रात के 12 बजे भी, जब कभी अंदर से एक आवाज आती थी, दर्द होता था, तकलीफें होती थी, तो मैं कलमबद्ध करना शुरू कर देता था। वही एक एक दिन का किया हुआ कलमबद्ध बिखरे पन्ने के रूप में आया और मैंने कभी आशा नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि 3 काम ऐसे हैं जो इंसान को भूल से भी नहीं छोड़ने चाहिए। कहते हैं आस कभी छोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए और धैर्य कभी खोना नहीं चाहिए। जो इंसान इन तीनों बातों को आत्मसात कर लेगा उसे कोई दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। सर मैं कहना चाहूंगा जो बिखरे पन्ने आपकी किताबें पढ़ा, वो सब लोगों ने ऐसा इच्छा जाहिर किया कि आपसे मिलने का दीदार करने लगा। वो चाहते हैं 2 पंक्ति वो सुनाने का प्रयास कीजिए, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको। जी बिखरे पन्ने खासतौर से मेरे दर्द की कहानी है। बिल्कुल सर। और मैं जब जेल में था, मैं अपने माँ पिता से बहुत दूर था। मेरी महत्वाकांक्षा थी, मेरी लालसा थी कि मैं घर पे रह के अपने माँ बाप का सेवा कर सकूं। आपको मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा। जी स्वागत है सर। रात के 12 बजे एक रोज मैं अपने माँ और पिताजी को याद कर रहा था और चाहकर भी मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता था क्योंकि मैं जेल के सलाखों के बीच था। तो मैंने उस रात में लिखा था, रो लेता हूँ
गम को आंसुओं में पिरो लेता हूँ। कहाँ पे है? रो लेता हूँ, गम को आंसुओं में पिरो लेता हूँ। घड़ी एक बीते 100 जमाने की तरह, दूर हूँ अपनों से बेगाने की तरह। माँ की ममता, पिता के स्नेह से बहुत दूर हूँ मैं। करीब जाने को जी चाहता है, मगर मजबूर हूँ मैं। काश अगर ये जेल की चार दीवारी न होती, मेरे दुश्मन ये दुनियादारी न होती। बिता लेता स्नेह की छाँव में, एक पल या कदम मिलती उनके पाँव में। क्या बात है। बिल्कुल सर, मतलब आपने जो जेल में जीवन व्यतीत किया तो सुनने में ऐसा आया कि जितने भी जेल के अधिकारी लोग थे सब आपसे इम्प्रेस थे, सब आपसे प्रभावित थे। जी मैंने आपको कहा ना, आस कभी छोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए, धैर्य कभी खोना नहीं चाहिए। अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते नहीं, आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं, बदले में आपको विश्वास मिलता है। बिल्कुल। यही वजह है कि मैं किसी का विश्वास रखा, पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का। मैं आपको बता दूं कि मैं जेल में रहते हुए भी सैकड़ों लोगों को मुफ्त में बेल कराकर वहां से निकाला। सैकड़ों लोगों को? सैकड़ों नहीं, हजारों में गिनती दीजिए। क्या बात है। जो आपको गांव देहात में जाएंगे तो मेरी चर्चा अगर करेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं थे और जोगिंदर यादव जोगी ने मुझे जेल से अपना पैसा खर्च। सर जेल से आपने कितनी किताबें लिखी है? जेल से मैंने 4 किताबें। कौन कौन किताब थी वो? पहली किताब तो हमारी यही बिखरे पन्ने है, और 3 किताबें जो पांडुलिपि तैयार है उसमें है अधूरे राही। अधूरे राही जी, उसी का स्लोगन है कि कौन कहता कि राही कोई अधूरा नहीं होता, पड़े मुश्किल में राही तो मंजिल कभी पूरी नहीं होती। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि कभी कभी कोई चमत्कार हो जाता है, वरना यह देव भी वो पत्थर है जिसे पूजना बेकार हो जाता है। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो ये हमारी किताब अधूरी रही, जिसमें एक नौजवान की कहानी है जो अपनी मंजिल पाने को ताउम्र तरसता है, लेकिन वह पाता नहीं है अपनी मंजिल। तो बिखरे ये जो है ये किताब है। दूसरी किताब है हमारी हथकड़ी के उस पार। तीसरी किताब है हथकड़ी के उस पार, जिसमें मैंने उस कहानी को लिखा है, समसामयिक विषय पर है। जो एक अच्छा खासा नौजवान क्यों उस दलदल में चला जाता है, जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। और चौथी हमारी किताब एक पांडुलिपि तैयार है जिसका नाम है सुहागिन विधवा। एक सुहागिन विधवा जी, एक ऐसे लड़की की कहानी है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका माँ बाप गरीब है। उनके अंदर खूबसूरती का घमंड हो जाता है। उनके माँ बाप, उनके पिता खास तौर से नशे का आदी है, जिसके चलते उस लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। बार बार उनकी शादी होती है लेकिन कोई भी पति उनके साथ नहीं रह पाता है। सुहागिन रहते हुए भी अंत में उसे विधवा की जिंदगी गुजारनी। ये कहानी उसमें है। सर आपने 4 किताबें लिखी है, इसमें हम 2 पंक्ति कहना चाहेंगे। कहते हैं लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो, गजल बनने को मजबूर हो जाए। तो ऐसी आपकी किताबें थी, बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं आपकी राजनीतिक जीवन में आते हैं सर। आपने सुने मुखिया का भी चुनाव लड़ा था पंचायत से? जी जी, पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा। राजनीतिक समीकरण हमारे यहाँ का कुछ ऐसा है कि हमारे निवर्तमान जो मंत्री जी थे अनुपलाल बाबू, उनके पोता है संत कुमार, वो भी खड़ा हो जाते हैं, मैं भी खड़ा हो जाता, स्टंट कर जाता संत कुमार यादव जी। तो हम लोगों के बीच वोटों का बंटवारा हो जाता है, इसीलिए हम लोग हार जाते हैं। हाल ही में सर नगर परिषद का चुनाव जो हुआ था उसमें आप चेयरमैन के दावेदार थे, कैसा रहा था चुनावी दंगल? अच्छा रहा था। 16 उम्मीदवार थे जिसमें मैं 6ठे नंबर पर रहा। 6ठे नंबर पर रहे थे, इसलिए कि अपने बारे में कुछ बहुत ज्यादा कह देना अच्छी बात नहीं है। जिस नंबर पर था मैं वही बता रहा हूँ आपको। सर क्या कमी रही होगी जो जनता का प्यार नहीं मिला? जी, असल में बात ये था कि जेल से आने के बाद मेरी जीवन की यात्रा जब प्रारंभ हुई तो मैं बहुत अधिक समय लोगों के बीच, जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए था, खासतौर से अपने पंचायत में तो रहा, अन्य पंचायत में जो 4 पंचायत इस नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसमें मैं अधिक समय नहीं दे पाया। मैं मानता हूं कि मेरी वो कमी थी, मैं लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते मुझे लोग समझ नहीं पाए। आज मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ। 4 पंचायत के लोग जिसे किसी भी तरह की परेशानी होती है तो पहला फोन मेरे नंबर पर आता है। पहला फोन? जी, और मैं दिन रात उन्हीं के सेवा में लगा रहता हूँ। आपको बता दूं, सुबह के 7 बजे से प्रारंभ होती है मेरी दिनचर्या और रात के 10 बजे तक
अगर किसी का काम करना होता तो मेरा काम बाद में, पहले सर public जानना चाहते जनता कि क्या सोच करके आप चुनावी दंगल में आए थे? मेरी सोच यही थी कि खास तौर से समाज में जो हर गरीब वर्ग के लोगों के साथ परेशानी है, आप देखेंगे सरकार की जो व्यवस्थाएं संचालित हैं उसमें बहुत लूट खसोट जारी है। बिल्कुल होती है। आप एक बात खास तौर से देखेंगे, जमीन का मोटेशन करवाने के लिए आप देखेंगे लोगों की लाइन लगी रहती है सीओ के पास, सुनने वाला कोई नहीं होता है, लूट मचा हुआ है, उसे कोई देखने वाला है नहीं है। जो जीते हुए वो भी नहीं देखते हैं, जो हारे हुए वो भी नहीं देखते हैं। सर पिछले में एक बार मुखिया साहब खड़ा थे, फिर चेयरमैन से खड़ा हुआ, इसके बावजूद भी कोई पद पे आप थे क्या? चुनाव लड़े थे? जी नहीं, इसके बावजूद किसी पद पर नहीं थे। ये चुनाव मेरा पहला चुनाव था। पहला चुनाव था जी, चेयरमैन का पद पर मेरा पहला चुनाव था, मुखिया के पद पर पहले हम लड़े थे। सर अभी आप जो वर्तमान में बिहारी क्या है? बिहारी युवा मंच, बिहारी युवा मंच के अध्यक्ष हैं। बिहारी युवा मंच अध्यक्ष बनाने का क्या निर्णय है, क्योंकि अनेकों मंच हमारे बिहार में है, तो फिर ये मंच आपने क्यों बनाया? जी अनेकों मंच है, लेकिन जिस उद्देश्य से, खैर वैसे हर मंच का अपना अपना उद्देश्य होता है, अपना अपना उद्देश्य होता है। हमारा ये बिहारी युवा मंच समाज में व्याप्त कुरीति भ्रष्टाचार को मिटाने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें मूल रूप से मृत्यु भोज का बहिष्कार मूल रूप से करना है। समाज में जो शोषित वंचित लोग हैं, जो सरकारी व्यवस्था से परेशान है, उसे न्याय दिलाने के काम में हमारी ये संस्था काम करेगी। सर अभी तो आपकी संस्था का बहुत कम दिन हुआ है जी, लेकिन सुनने में ऐसा है जिसकी संस्था चमक जाती है और प्रचलित हो जाती है, वो कुछ इलीगल काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल में देता हूं, बहुत से ऐसे व्यथित आते हैं, पीड़ित आते हैं, जो अपनी समस्या लेकर के जाते हैं ना, तो उनसे पैसे का डिमांड होता है। आप किस एंगल से इसको देखते हैं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं जिस कुरीति से लड़ने के लिए संस्था का निर्माण हुआ है, उस कुरीति में हम लोग उस दलदल में कभी फंस नहीं सकते हैं। अभी जो हमारी संस्था ये 4 पंचायत में, खासतौर से कहिए इस प्रखंड में जी 2700 पंचायत में काम कर रही है। जहां भी हम लोग जाते हैं, जिस समस्या का निदान करते हैं, वहां आपको एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उंगली उठाएगा कि इस संस्था के माध्यम से 1 पैसे का भी दोहन किया गया हो। हम लोग खुद का पेट्रोल डीजल खर्च करके, समय देख करके उस समस्या का निवारण करते हैं। इसका नाम बिहारी युवा मंच ही क्यों पड़ा? यहाँ इस बिहार में खासतौर से आप देखेंगे, एक समय था कि बिहार के नाम को बदनाम किया जा रहा था, लेकिन हमारी सोच है कि बिहार के नौजवान इस मंच के माध्यम से एकजुट हों, ताकि इस देश में बिहार का नाम रोशन हो, बिहार के नौजवानों का नाम रोशन हो। अब तक में इसमें कितने लोग जुड़ चुके हैं आधिकारिक तौर पे? आधिकारिक तौर पर हमारे इस कमेटी के सक्रिय सदस्य 151 हैं। 151 जुड़ चुके हैं, वो सक्रिय सदस्य हैं। जी। और अन्य जो सदस्य हैं, जो व्यवहारिक तौर पर हैं, वो आपको तो हजारों में अभी तक हैं, हजारों में पहुंच चुके हैं। सर लगभग कितने महीने हो गए हैं? बस जनवरी में इस संस्था का निर्माण जनवरी से लेके अब तक में कितने ऐसे लोग जिनका आपने निदान किया समस्या को? मैं गिनती आपको नहीं करवा सकता हूँ। कितने लोगों का? जी इतने लोगों का मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि 3 तारीख को एक घटना हुई हमारे यहाँ खट्टर चौक पर त्रिवेणीगंज में। एक हरिश्चंद्र भगत थे, जिसकी मृत्यु मोटरसाइकिल में ठोकर लगने से हो गई। बहुत सारा मामला बिगड़ रहा था, लेकिन हम लोगों ने जाकर तत्काल स्पॉट पर वहां उसका निदान किया। जो मृत व्यक्ति थे उनके परिजनों को भी लाभ दिलाने का काम किया, और थाने के स्तर से भी उस मुकदमा को निपटारा करवाने का काम किया है। तो आने वाले समय में क्या चाहते हैं? पूरा बिहार के लोगों को सहायता मिले इस संगठन से? बिहार ही नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारी ये संस्था देश भर के लिए काम करे, और देश भर के तमाम नौजवानों का, बिहार के खासतौर से नौजवानों का देश भर में पहचान हो, इस उद्देश्य से हमारी ये संस्था। सर जानना चाहते हैं किनसे प्रेरित होकर के आप ये संस्था का निर्माण किया? किसी से प्रेरित नहीं। देखिए, आप अगर समाज में घूमते हैं, समाज के लोगों की परेशानी को देखते हैं, तो ये परेशान, चूंकि मैं व्यक्तिगत अकेले चला था इस रास्ते में, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हमारे साथ समाज के बहुत सारे नौजवान जुड़ जाएं, तब तो बहुत तेजी से कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है। तो प्रेरणा तो मुझे मिली उस समाज के वंचित शोषित लोगों से, दुखी लोगों से, जिनके दुख का निवारण मैं चाहकर भी अकेले नहीं कर पाता था। ये संस्था मैंने इस उद्देश्य से बनाया कि हमारे संस्था में अगर नौजवानों की भीड़ होगी और अच्छे नौजवान होंगे,
तो उसको उस समस्या का निवारण हम बहुत आसान तरीके क्या से कर सर आप सकते हैं। ऑन कैमरा कह सकते हैं आपका बिहारी युवा मंच जो संस्था है, इस संस्था में जितने भी व्यथित दुखी लोग आएंगे उनका निस्वार्थ भाव से सेवा आप करेंगे? निश्चित रूप से मैं हाथ जोड़कर निवेदन भी करता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर मैंने पहले भी बोल दिया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7004038544। किसी भी तरह की कोई समस्याएं है, आप किसी पदाधिकारी से परेशान हैं या गांव के किसी व्यक्ति से परेशान हैं, आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे युवा मंच में आप संपर्क करिए। आपके समस्याओं का निदान आपके घर पर जाकर, आपके टोले मोहल्ले में ऑन द स्पॉट होगा। क्या बात है सर। जाते जाते तमाम बिहारी वासियों को क्या कहना चाहेंगे अपने युवा मंच के द्वारा? मैं इस युवा मंच के द्वारा आप तमाम नौजवानों को ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना जल्द हो सके, वैसे अगले माह में हमारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है चलो गांव की ओर। तो जहाँ भी जिस दिशा में भी हमारा, जिस क्षेत्र में हमारी ये संस्था जाएगी, जानकारी दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक पर भी दी जाएगी। आप जुड़ें, वहाँ आवें और समाज सुधार के दिशा में अपनी समाज सुधार करके अपनी पहचान समाज में बनावें और समाज के हित में इस राज्य का और इस देश का भी कल्याण करने में सहयोग करें। सर अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम योगेंद्र यादव योगी, मैं बिहारी युवा मंच का अध्यक्ष हूँ, साथ ही आपका एक सेवक भी। क्या बात है। तो ये थे मेरे साथ योगेंद्र यादव योगी जी, जिनको आपने सुना, जो अपनी जीवन की कहानी कुछ मिनटों में आपको बताने का प्रयास किया। इनके जीवन की कहानी से आप कितना प्रेरित होते हैं और इनकी जीवन की कहानी जान करके आप क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।